हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। बिहार एसएससी मेंस के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं सभी को डिस्कस किया जाएगा। साथ में आपको अतिरिक्त जानकारी भी मैं देता चलूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है ये केरल है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। यहाँ का जो अगर लिटरेसी रेट देखें तो 94% है। ठीक है दोस्तों, लगभग 94% यहाँ पे लोग जो हैं साक्षर हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है मिज़ोरम, जहाँ पे 91% साक्षरता है दर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है गोवा। तो तीनों को आप याद रखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है दोस्तों, अगर पूरे भारत की साक्षरता दर देखें, लिटरेसी रेट देखें, तो लूसेंट में 73% दिया गया है, और इस बुक में जिस सेट करवा रहा हूँ इसमें दिया है 74%, 74.4%। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और बिहार की बात करें तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम कितना है तो 61.8%। ठीक है दोस्तों, 61.8% सभी राज्यों में सबसे कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो थे जी शंकर कुरूप। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद शंकर कुरूप। ठीक है दोस्तों, और इनको जो ये पुरस्कार मिला था 1965 में मिला था। याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिए जाने वाला जो है ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और 1965 में सबसे पहले गोविंद शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे करेंट से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 2018 में जो है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो अमिताभ घोष को दिया गया था। अंग्रेजी लेखक हैं अमिताभ घोष, और फर्स्ट टाइम जो है अंग्रेजी लेखक को जो है यह पुरस्कार दिया गया था 2018 में। 2019 में जो है 2019 में, सॉरी यहाँ पे, हाँ 2019 में दिया गया है अकितम, नाम थोड़ा सा कठिन है प्रोनाउंसिएशन, अकितम अच्युतन नंबूदरी को। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखिएगा क्योंकि करेंट से आपसे प्रश्न पूछा जाता है और कई बार पूछा गया भी है। ठीक है दोस्तों, और ये जो 2019 में जो इनको मिला है ये भी मलयालम भाषा के लिए ही मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी यहाँ पे अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन्स में, और लियोन्स कहाँ पे है, फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों, अभी इंटरपोल में 194 कंट्री जो है इसके सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, 194 सदस्य है, और भारत जो है, भारत 2022 का जो इंटरपोल का जो महासभा है उसको होस्ट करेगा, उसका जो है आयोजन करेगा। ठीक है भारत, तो इसको भी याद रखिएगा, करंट का प्रश्न है। इसको दुनिया की पुलिस कहा जाता है। ठीक है, दुनिया का पुलिस कहा जाता है, सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, हवाई सोशलिज्म, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, तो हवाई सोशलिज्म जो लिखा है ये लिखा है जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है दोस्तों, और जयप्रकाश नारायण से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है संपूर्ण क्रांति से। ठीक है दोस्तों, तो संपूर्ण क्रांति किसने मतलब क्या था, तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को 1999 में जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोढेरा सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मोढेरा सूर्य मंदिर जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गुजरात में स्थित है, और बिहार के औरंगाबाद में भी जो है एक सूर्य मंदिर है, उसको भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध
सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। तो कजरी जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को 1973 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा जो प्रोजेक्ट टाइगर है, और प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत जो है 1973 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1973 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर बाघ की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ है। और बाघों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ अभी भारत में ही है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। यानी कि 2011 की जनगणना में जो है वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के बजाय वहाँ पे जनसंख्या घट गई थी। तो वो राज्य था नागालैंड। ठीक ठीक है दोस्तों, नागालैंड। तो नागालैंड में जो है 0.6% जो है, मतलब क्या होगा, 0.6% जनसंख्या घटी थी। ठीक है दोस्तों, तो एकमात्र राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है दोस्तों, यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो नेफ्यू रियो जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और नागालैंड ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है राजभाषा वहाँ का इंग्लिश है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया जो है फेफड़े को प्रभावित करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तेज़ बुखार होता है, और इससे जो प्रीत है उसकी मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, छोटे बच्चे में भी काफ़ी ये बीमारी देखा गया है। ठीक है, निमोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आप लोग जानते ही होंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ये जो है अनुवांशिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है, यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोजोम को। ठीक है दोस्तों, लाइसोजोम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और लाइसोजोम का जो खोज किया था डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, डी डूबे। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है। ठीक है दोस्तों, तो ओजोन परत ओजोनोस्फेयर जो है ये जो है समताप मंडल में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। तो सबसे पहले तो होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फेयर का जो है पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए डैश तंतुओं का उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यहाँ पे केवलर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, केवलर का उपयोग किया जाता है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो केवलर है एक प्रकार का रेशेदार कांच है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो सर एडविन लुटियंस ने जो है तैयार किया था इंडिया गेट का डिज़ाइन। और साथ में जो संसद भवन है उसका भी जो है डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कहाँ पे है, तो थोड़ा सा चेक करना पड़ जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नेटाइट मैग्नीज का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीज का अयस्क है। इसके साथ जो है और भी अयस्क है, जैसे पायरोल्यूसाइड भी जो है मैग्नीज का ही अयस्क है, पायरोल्यूसाइड। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लोहा का अयस्क है वो हेमेटाइट होता है, मैग्नाटाइट होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैग्नेटाइट है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया गया है या फिर मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले ये मनाया गया था 2015 में। ठीक है, 2015 में सबसे पहले ये मनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहा जाता है। तो दोस्तों साइरस को जो है डॉग स्टार भी कहा जाता है, सबसे चमकीला तारा है सौरमंडल के बाहर का। ठीक है,
तो डॉग स्टार इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले वास्को डी गामा ने जो है भारत की यात्रा की थी, ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत को खोजा था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1498 में जो है ये आए थे कालीकट, केरल में पड़ता है कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 में, ठीक है, याद रखिएगा 1897 में। और एक घटना हुआ था, क्या हुआ था कि 1897 में स्वामी जो है सॉरी जो अरे यार रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। तो ये आपका दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, ऐसे रिलेट करके याद करिएगा तो आपको दोनों चीज़ अच्छे से याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। 1897 में क्या हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म, और 1897 में जो स्वामी विवेकानंद जी है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को शायद 2014 में किया गया है, लता मंगेशकर 2001 में, सत्यजीत रे को भी किया गया है, और मेजर ध्यानचंद जी को नहीं किया गया है। हॉकी के जादूगर ऐसे कहे जाते हैं, और इन्हीं के जन्मदिन पे जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद जी को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो दोस्तों कोणीय वेग यहाँ पे सदिश राशि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि देखिए सदिश राशि को याद करने का ट्रिक क्या है, सदिश और अदिश। तो आप सदिश को याद रख लीजिए। जैसे सबसे पहले वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये 6 चीज़ आप याद रख लीजिए। आपको जो है काफ़ी आसानी हो जाएगा सदिश और अदिश में आपको डिफरेंस पता करने में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने आपको वेग बताया, यहाँ पे कोणीय वेग है, तो आराम से आप इसको टिक कर सकते हैं। कोणीय वेग हो गया, बल आघूर्ण हो गया, तो बल वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे वेग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस तरीके से आप जो है कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन करता है, ये करता है राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और बिहार विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कितने सीट हैं? तो यहाँ पे है 243 सीट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राज्यसभा का बात किया गया है, तो बिहार से जो है राज्यसभा में 16 सीट है वहाँ पे, और टोटल जो है राज्यसभा में 250 सीटें हैं, ठीक है। और वहाँ 250 में से बिहार से कितने कितने सीट का प्रावधान किया गया है? तो 16 सीट का प्रावधान किया गया है, ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा में जो है 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप, यहाँ पे एमएलए का फुल फॉर्म पूछा है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। ऑप्शन नंबर बी सॉरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बात करें हम बिहार की, तो यहाँ का जो विधान मंडल है द्विसदनात्मक है, तो यहाँ पे एमएलए और एमएलसी दोनों होता है। एक होता है एमएलए, एक होता है एमएलसी, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो एमएलए का सीट कितना है, यानी कि सांसद यहाँ से कितना होगा, सॉरी यहाँ पे विधायक, ठीक है दोस्तों, विधायक तो यहाँ पे 243 सीट है, मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो और एमएलसी का सीट कितना होगा? तो एमएलसी का 75 सीट है, याद रखिएगा, विधान परिषद का। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो में गलत निकल गया, ठीक है, इसके लिए सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे मैथ का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे भी मैथ का प्रश्न है। तो है ही नहीं, हाँ, एक प्रश्न के लिए इसको लिया गया है। तो एक प्रश्न यहाँ पे है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किससे
किसके द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों लाइपेज जो है ये स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अग्नाशय के द्वारा जो है ये स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अग्नाशय से कौन कौन रस निकलता है? तो याद रखिएगा लाइपेज, ट्रिप्सिन, इमाइलेज। ठीक है दोस्तों, 3 एंजाइम निकलता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन और इमाइलेज, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो मेरे लिए भी ये नया प्रश्न है। इसको कहा जाता है फाइलोटैक्सी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फाइलोटैक्सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, साइटोलॉजी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि जो कोशिका का खोज क्या था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है दोस्तों, NH2CONH2, और उसी को यहाँ पे होल में लिखा है, दो को एक जगह लिख के होल्ड कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया। और सबसे याद रखिएगा जो ओहलर के द्वारा यूरिया को जो है बनाया गया था, और यूरिया जो है पहला जो है कार्बनिक यौगिक था जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 1828 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, और उर्वरक के रूप में काफ़ी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो नियोन है, सोडियम है, फ्लोरीन है, एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों किसका ज़्यादा होगा? तो देखिए सबसे पहले तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम का 12 होता है, और फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, और सोडियम का 11, और इसका 12, इसका एल्यूमिनियम का 13। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बोला है कि किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो एल्यूमिनियम का अधिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है? देखिए गंगा सागर मेला जो लगता है जब गंगा जहाँ पे जो है समुद्र में जाके मिल जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो गंगा सागर मेला लगता है। और बहुत पुरानी फिल्म है एक, सब तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार, मैंने देखी भी है वो फिल्म। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी पे मतलब फिल्माया गया है गंगा सागर मेला के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको फंसाया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे पौधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऊर्जा से मतलब किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो सकता है। जैसे कि आप पौधा को पौधा से क्या होता है कि आपको बीज प्राप्त होता है, फिर से आप उसको बोते हैं, फिर वो उससे क्या होता है, फिर बीज होता है, तो वो निरंतर वो चलते रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बार बार जिसका उपयोग किया जाए तो उसी को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर ऊर्जा की बात करें तो जैसे सौर ऊर्जा, उसके बाद आपका पन बिजली हो गया, वायु पवन ऊर्जा हो गया, तो ये सारा जो है क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो डांडेली जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, डांडेली है, बांदीपुर है, नागरहोले है, तो ये तुंगभद्रा है, तो ये सब जो है कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, ये कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। आपको याद रखना है, सिक्किम में है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और कंचनजंगा की चोटी भी जो है कहाँ पे है? तो सिक्किम में ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है, भारत में सबसे ऊँची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? शिमला है। छत्तीसगढ़ का रायपुर, फिर उसको कर दिया गया था नया रायपुर, फिर बाद में अटल बिहारी जी की मौत के बाद जो है अटल नगर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, गोवा का पाणजी, और झारखंड का तो रांची है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लिखी गई थी? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औरंगजेब के समय में जो है जो भारतीय संगीत का जो है
संगीतीय पुस्तक जो है उसका फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। शाहजहाँ के काल में क्या हुआ था, तो स्थापत्य कला जो है चरम सीमा पर था। उसके बाद अकबर के शासनकाल में देखा जाए तो जो साहित्य है वो सबसे चरम सीमा पर था, और जहांगीर जो है चित्र कला से जो है संबंधित था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? तो त्रिपिटक आपको पता ही है, 3 पिटक है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, तो 3 पिटक है, इसको इसलिए त्रिपिटक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहादुर शाह 1707 में से लेकर 1712, तो आपको दोस्तों पता ही होगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ऐसे आप इसको भी याद रखिए। तो किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। बहुत ही आसान प्रश्न है, और औरंगजेब के बाद ही जो है बहादुर शाह जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो वास्तविक नाम है मुअज्जम नाम था, और इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था बेनोइट फोर्नीरोन। ठीक है दोस्तों, बेनोइट फोर्नीरोन ने इसका आविष्कार किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल सदनीय है? तो देखिए यहाँ पे जितने भी है उसमें से बिहार का जो है, आपने अभी मैंने डिस्कस किया कि बिहार का जो विधानमंडल है ये द्विसदनात्मक है। ठीक है दोस्तों, विधानमंडल के अंदर क्या आ जाता है? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, विधानसभा का जो सदस्य होता है वो होता है एमएलए, और विधान परिषद का जो सदस्य होता है वो होता है एमएलसी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तमिलनाडु की संसदीय सीटों में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु से जो है राज्यसभा में 18 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, 18 सीटें याद रखिएगा। और बिहार की बात करें तो 16, और पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो 16। ठीक है, पश्चिम बंगाल बिहार 16, तमिलनाडु जो है 18, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डूरंड कप और रोवर्स कप। तो 2 कप आप और याद रखना है, डूरंड कप और रोवर्स का कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है यहाँ पे, मिडनाइट चिल्ड्रेन, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सलमान रश्दी। ठीक है दोस्तों, सलमान रश्दी का किताब है मिडनाइट चिल्ड्रेन। ठीक है दोस्तों, और सैटेनिक वर्सेस भी जो है सलमान रश्दी का ही कृति है। ठीक है, पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है? दोस्तों थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अगर ख़राब मिले तो मेरी आवाज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, कॉड लिवर तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है कॉड लिवर ऑयल में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन डी जो है एक हार्मोन की तरह काम करता है ये विटामिन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन देश में शुरू किया था? तो 1930 में शुरू किया था। 6 मार्च 1930 से लेकर जो है, सॉरी यहाँ पे गलती बोल गया, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1920 के बीच जो है यात्रा चला था, और नमक कानून को तोड़ा था वहाँ पे नमक बनाकर डांडी में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसे कार्यकाल पूर्ण होने से पहले इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई जो है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले जो है इस्तीफा दे दिया था 1977 में। ठीक है दोस्तों, 1997 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा
क्या होता है? तो वास्तविक के मतलब आभासी, सीधा और छोटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है? आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है दोस्तों, जो आभासी होगा वो सीधा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें 3 कोष्ठी हृदय होता है? तो दोस्तों जितने भी रेप्टाइल वर्ग है यानी कि सरीसृप है, उनमें जो है 3 कोष्ठीय हृदय होता है। तो सांप जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सांप का जो है 3 कोष्ठी हृदय होता है। सरीसृप में घड़ियाल को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, घड़ियाल का 4 कोष्ठी होता है मनुष्य की तरह। मनुष्य ही नहीं, मतलब जितने भी मैमल्स हैं यानी कि जितने भी स्तनधारी हैं, सब का जो है 4 कोष्ठीय हृदय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था और कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग किया था कब? तो ये क्या था? दिसंबर 1929 में। ठीक है दोस्तों, और ये साइमन कमीशन के विरोध में ही जो है विरोध के कारण ही जो है लाला लाजपत राय लाठी खाकर जो है स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है दोस्तों, और ये जो है स्वतंत्र यहाँ पे पूर्ण स्वराज की जो बात किया गया है, तो ये रावी नदी के किनारे किया गया था 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस सेशन के जो है अध्यक्ष थे, और वहीं पे जो है 30 नहीं 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है घोषणा किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, काफ़ी ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाहौर में ये सेशन हुआ था 1929 का, कांग्रेस का सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और जो किडनी किडनी में जो पत्थर बनता है वहाँ पे भी जो है कैल्शियम ऑक्सोलेट का होता है वो पत्थर। ठीक है, वो जो स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्सोलेट का होता है। इसी कारण से जो किडनी में जिनका पत्थर होता है, उन लोगों को टमाटर और पालक खाने से मना किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी की जो है ये क्या है? सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक घर में एक माह में 900 गुना 10⁶ जूल ऊर्जा खपत हुई। इकाई में यह कितनी ऊर्जा है? इकाई का मतलब यह है यूनिट। ठीक है दोस्तों, कितने आप लोग बोलते हैं ना कितने यूनिट ऊर्जा जो है बिजली बिल आया है, या फिर कितना यूनिट खर्च हुआ है। तो ये यूनिट जो होता है, एक यूनिट बराबर क्या होता है? एक यूनिट को बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोला जाता है, और ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, तो इतना से भागा दे देंगे इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 250 यूनिट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में है? तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 में। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। और नीति आयोग से पहले क्या था? तो नीति आयोग से पहले था योजना आयोग। 15 मार्च 1950 में जो उसका स्थापना हुआ था। ठीक है, उसी के तर्ज पे जो है अभी नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग के अभी जो चेयरमैन नहीं, मतलब जो अध्यक्ष हैं, वो है राजीव कुमार। सॉरी यहाँ पे गलत बोल गया। देखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। और उपाध्यक्ष जो है अभी राजीव कुमार है, और सीईओ है अमिताभ कांत। तो इन सभी चीज़ को भी याद रखिएगा, मैं करेंट की भी चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए, एलोरा के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन लाइन भारत के किस अन्य देश के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चीन के बीच जो है सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न
प्रश्न में दिए गए विकल्प को विषम चुनिए, तो ये रीजनिंग का सवाल है, वैसे इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए 107वां प्रश्न, बिहार में रेल परिवहन कब प्रारंभ किया गया था? तो रेल जो स्टार्ट हुआ था बिहार में 1860 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, शुरू किया गया था। और सबसे पहले तो आपको पता ही 1853 में रेल चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय, और उसके 7 साल बाद बिहार में रेल चली थी 1860 में, ठीक है। मिथिला चित्रकला का संबंध मिथिला चित्रकला संस्थान किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों मिथिला चित्रकला जो है ये मधुबनी जिला में जो है इसका जो संस्थान है वो सेटअप किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और काफ़ी प्रसिद्ध भी है मधुबनी चित्रकला। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं, जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान है? मतलब जूट की उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान आता है? ठीक है दोस्तों, तो बिहार का जो स्थान आता है ये दूसरा स्थान आता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहला स्थान किसका आता है? पश्चिम बंगाल का, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि डेल्टा नहीं बनाती है? तो यहाँ पे जो है ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा समंता, ठीक है, सतलज, माही, नर्मदा, ताप्ती, तो ये 4 नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है दोस्तों। और डेल्टा की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, ये सारे मैथ के प्रश्न हैं। हाँ यहाँ पे देखिए 137 नंबर प्रश्न, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान डैश होता है? ठीक है दोस्तों, तो उसके वाष्प दाब का क्या होता है? दुगुना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उसके वाष्प दाब का दुगुना होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों मेंडलीफ के अनुसार लंबरूप स्तंभ को कहा जाता है समूह, और जो क्षैतिज कतार हैं उनको कहा जाता है आवर्त। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो है आवर्त सारणी जो है कब बनाया था? तो 1869 में, लेकिन पब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1872 में, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वन एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ पूछा है, बराबर कितना होता है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक दाब का मान कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी पौधे के वनस्पति भाग डैश होते हैं? तो क्या होता है? जड़, तना और पत्तियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा, जड़, तना और पत्तियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पौधे में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है? तो रंध्र, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, तो इसी के कारण जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना क्या होता है? ऐसा करने से उसको क्या होता है? तो उसका संवेग जो है बढ़ता है इससे, ठीक है दोस्तों। तो उसका क्या होता है? जड़त्व जो है कम तो नहीं, मतलब संवेग बढ़ता है, जिसके कारण जो है वो लंबी कूद जो है ज़्यादा कर पाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं गोटाबाया राजपक्षे, ठीक है दोस्तों। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे, दोनों भाई हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों भाई ही जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर हैं वहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड उच्च न्यायालय का 13वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोक नृत्य शैली
यक्षगान किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो ये कर्नाटक राज्य से जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का एक निम्नलिखित में से 51 का ए निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो आप लोगों को पता ही होगा 51 का ए में किसको शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और ये 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, 1976 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न देखिए। केंटो मोमोता जापान के शीर्ष रैंकिंग बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हाल ही में उन्होंने कौन सा पुरुष एकल खिताब जीता है? तो इन्होंने जीता है कोरियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर वर्ष 2019 की जो है सहिष्णुता वर्ष, टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, सहिष्णुता वर्ष घोषित किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE देश जो है ऐसा किया है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न जो है GK GS के जितने भी हैं समाप्त हुए। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब के अनुसार जो है जो नए चैनल्स होते हैं उनको टारगेट पूरा करना ज़रूरी होता है। तो आप लोग ही ऐसा जो है अपनी योगदान देकर जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं दोस्तों फिर अगले सेट लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।